हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर ऑफ डायरेक्टर्स, राइट? अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्शन नंबर 149 एक्चुअली द ओनली सेक्शन दैट वी स्टार्टेड एंड स्टडीड इन द लास्ट क्लास वाज सेक्शन नंबर 149, क्योंकि हमने बहुत सारे बेसिक्स डिस्कस किए थे अबाउट द डायरेक्टर्स, राइट? सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है? मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स व्हिच अ कंपनी हैज टू हैव, राइट? तो हर कंपनी हो, भले ही छोटी हो, बड़ी हो, मोटी हो, नाटी हो, कैसी भी कंपनी हो, ओपीसी हो, प्राइवेट हो, स्मॉल हो, कैसी भी हो, हर कंपनी में डायरेक्टर्स होने मैंडेटरी हैं। कम से कम 1, 2 और 3 डायरेक्टर्स एंड मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज। इस 15 डायरेक्टर्स की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, राइट? कुछ तरीके की स्पेशल कंपनीज पे ये अप्लाई नहीं होती है लिमिट। कौन सी ऐसी कंपनीज होती हैं? सेक्शन 8 और गवर्नमेंट कंपनीज, राइट? तो इन पे ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन और इंक्रीज वाली चीज़ है ये अप्लाई नहीं होती है अगर इन्होंने अपनी फाइलिंग में डिफॉल्ट नहीं की हो तो। दैट मीन्स दीज कंपनीज कैन हैव मोर देन 15 डायरेक्टर्स विदाउट डूइंग एनीथिंग, राइट? बाकी कंपनीज को अगर 15 से ज़्यादा डायरेक्टर चाहिए तो उनको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके वो इंक्रीज कराना पड़ेगा। दैट्स द ओनली थिंग दैट वी स्टडीड इन सेक्शन, राइट? इसके अलावा एक छोटी सी बात मैंने आपको और कही थी कि अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा हुआ हो कि कंपनी में मैक्सिमम 10 डायरेक्टर ही हो सकते हैं और कंपनी अपॉइंट करना चाहती है 12 डायरेक्टर, तो कंपनी को अपने आर्टिकल्स को अमेंड करना पड़ेगा। 15 की लिमिट के अंदर अंदर है। मान लीजिए अगर करना चाहती है 10 से 16 तो आर्टिकल्स भी अमेंड करने पड़ेंगे टू इंक्रीज द लिमिट एंड एक एसआर और पास करना पड़ेगा टू गेट द अप्रूवल कि क्या हम इतने को अपॉइंट करें या नहीं करें। डायरेक्टर्स हम ज़्यादा अपॉइंट करना चाहते हैं तो 2 एसआर पास करने पड़ेंगे। एक एसआर फॉर अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल्स एंड दैट इज ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स, एंड अमेंडमेंट वर्ड से घबराहट हो जाती है ना, ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स, और एक फॉर ऑब्टेनिंग द परमिशन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हमने पढ़ी थी। इससे रिस्पेक्ट में हमने क्वेश्चन नहीं कर पाई थी हमारे लास्ट क्लास में। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन भी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको उसी सीक्वेंस में दूँ जिस सीक्वेंस में हम पढ़ाई कर रहे हैं और जिस सीक्वेंस में हमारे जैसे जैसे टॉपिक्स होंगे तो साइमल्टेनियसली हम क्वेश्चंस कर पाएँ, राइट? बेसिकली पहले क्लासेस में मेरे ये क्वेश्चंस उसके बाद ही होते थे, टॉपिक क्वेश्चन टॉपिक क्वेश्चन टॉपिक क्वेश्चन। आई हैव इंक्लूडेड, आई हैव सेपरेटली गिवन यू अ क्वेश्चन बैंक, राइट? सो आवर क्वेश्चंस आर इन द सेम हायरार्की। ओके फाइन, रीड करते हैं हम क्वेश्चन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ राजस्थान टॉयज प्राइवेट लिमिटेड, तो ये एक प्राइवेट कंपनी है। प्रोवाइड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी शैल नॉट एक्सीड 10। मतलब हमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोलता है कि मैक्सिमम आपके डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? 10। और हमें एक्ट क्या बोलती है? सेक्शन 149(1) क्या बोलता है? बोलता है कि मैक्सिमम आपकी कंपनी में डायरेक्टर्स हो सकते हैं 15। ठीक है, प्रेजेंटली द कंपनी हैज 8 डायरेक्टर्स। अभी तो 8 डायरेक्टर्स ही हैं। 8 डायरेक्टर्स मतलब आर्टिकल्स की भी लिमिट के अंदर है और एक्ट की तो लिमिट के अंदर है ही है। Its board of directors desire to increase the number of directors from 8 to 16। 8 से बढ़ा के सीधे 16 कर देना, डबल कर देना। पता नहीं कितनी ज़रूरत इनको पड़ गई है डायरेक्टर्स की, पर 8 से सीधे 16 कर देते हैं। अगर हमें 8 से 16 करने हैं 16, दैट मीन्स दिस इज बियॉन्ड 15। तो हमें हमारे मेंबर्स से जाके अप्रूवल लेना पड़ेगा। मेंबर्स से अप्रूवल लेना पड़ेगा किस बात का? कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। मान लीजिए इफ वी जस्ट गो एंड टेक दिस पर्टिकुलर अप्रूवल ओनली, तो हमने एक ऐसा काम कर दिया जो हमारे आर्टिकल्स परमिट नहीं करते थे। दैट मीन्स दिस विल बी अल्ट्रा वायर्स योर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यू कैन नॉट गो बियॉन्ड योर आर्टिकल्स, राइट? आर्टिकल्स आपको बताते हैं यू आर बाउंड टू द आर्टिकल्स, राइट? जैसे ही कंपनी रजिस्टर होती है देयर इज इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स एज देन व्हेन दे आर रजिस्टर्ड, सो यू आर बाउंड बाय देम। तो आप ऐसे ही तो नहीं कर सकते हो, ये गलत हो जाएगा। मतलब एक काम हमें और करना पड़ेगा, हमें ये लिमिट 10 से बढ़ा के 16 करनी पड़ेगी। आप जितनी आपको करनी है, 16 अपॉइंट करना है तो ऑब्वियसली हमें 16 तो करनी ही पड़ेगी, राइट?
तो ये हम चेंज लाएंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, ये ऑल्टर होगा, तब हमारा ये किया हुआ काम विल बी अ वैलिड वन, राइट? सो यू नीड टू डू टू थिंग्स इफ योर आर्टिकल्स आर इन्वॉल्व्ड। एग्जाम का क्वेश्चन है ये, सोचो सबसे पहला सेक्शन 149 सबसेक्शन 1, इतनी छोटी सी मैंने बात आपको बताई है, बट इसीलिए आई एम टेकिंग सो मच टाइम और इतना डिटेल्ड में बता रही हूँ, बिकॉज वी नो द फ्लो, व्हेन टू बी मोर डिटेल एंड व्हेन टू बी लेस डिटेल। तो जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं वहाँ पे विल टेक टाइम, जहाँ पे कम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ऐसे ही आपको समझ में आ जाने वाला है तो वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें जल्दी भी हो सकती हैं, राइट? सो फोकस। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो सोचो एकदम भगवान का साक्षात आशीर्वाद हमको मिल गया, ऐसा होगा। अंडर सेक्शन अब लिखना कैसे है, राइट? आई थिंक आई हैव टोल्ड यू दिस बिफोर ऑल्सो। हमारे पास ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, वी हैव ऑब्जेक्टिव ऑल्सो, राइट? तो ये हमारी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, वी हैव बीन गिवन अ केस, वी हैव टू स्टडी दिस एंड वी हैव टू आंसर इट, राइट? तो ये हम आंसर कैसे करते हैं, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ये हम प्रोविजन लिखते हैं, वी राइट द गिवन फैक्ट्स और एनालिसिस, गिवन फैक्ट्स प्लस एनालिसिस और एनालिसिस प्लस कंक्लूजन, ऐसा भी हो सकता है, या तो आप लास्ट में सिर्फ कंक्लूजन करोगे या फिर आप एनालिसिस और कंक्लूजन को क्लब भी कर सकते हो, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। इससे नंबर कभी भी कटते नहीं हैं। जो बच्चों को एक आइडियल मन में होता है ना कि पहले हम हेडिंग डालेंगे, ऐसे प्रोविजन अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद प्रोविजन लिखेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे गिवन, फिर ऐसे लिखेंगे, फिर लिखेंगे एनालिसिस और कंपैरिजन और फिर लिखेंगे लास्ट में कंक्लूजन, ये सब स्यापा करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर कोई नंबर नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता है, सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है। हमें नंबर मिलता है सिर्फ प्रोविजन और कंक्लूजन पे, ठीक है? बट ऐसे ही तो नहीं लिख सकते ना, हाँ ये है ये है, कुछ तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना, आंसर अच्छे से सजाना पड़ेगा ना, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा सजाना नहीं है एक्चुअली, बट हाँ इट हैज़ टू बी फ्रेम्ड, राइट? सो प्रोविजन हमेशा क्रिस्प लिखो, क्लियर लिखो, प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड बेस्ड ऑन प्रोविजन यू कंक्लूड इट, राइट? सी हाउ आर वी गोइंग टू डू इट, लेट्स रीड इट, राइट? अच्छा, एक बात सिंपल सी और, क्या होता है यार, एक बात और, आई होप एवरीवन इज राइटिंग द आंसर। आपके मतलब समझ लो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, तो प्लीज़ भूल से भी ऐसा नहीं करना कि हाँ पढ़ लिया और हो गया, लिखो, ठीक है? व्हेन आई एम सेइंग लिखो मतलब लिखो, यू डोंट हैव अ चॉइस, यू हैव टू राइट इट। कुछ टाइम, कुछ घंटे मेरे लिए आप डिवोट कर दीजिए, एंड एक विश्वास के साथ, एक डेडिकेशन के साथ और फुल फोकस के साथ, राइट? तो समझ लीजिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अगर आपको जीतना है तो आज से आप वही करेंगे विच आई एम गोइंग टू टेल यू, ठीक है? अंडर सेक्शन 149(1), you don't remember the subsection, no problem, you don't have to remember the subsection of Companies Act 2013. every company, हर कंपनी के पास कम से कम कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, you write it according to section 149 of Companies Act 2013. every company must have minimum 1, 2 and 3 director as in case of OPC, private and public company respectively. एकदम हमने अपनी सरल भाषा में, सीधी भाषा में ये लिख दिया. However, the maximum number of directors is 15 for all types of companies. The first proviso, if you don't remember the proviso, you just state that a company may appoint more than 15 directors after passing a special resolution. Okay? In the given case, हमारे पास प्रोविजन इतना ही है, हमें आर्टिकल्स वाला कुछ प्रोविजन नहीं मिलता है, हमने वो कुछ नहीं पढ़ा है, राइट? तो हम वो सब नहीं लिखेंगे। हाँ, जब हम कंपेयर कर रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं या कंक्लूड कर रहे हैं तो हम बताएंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आर कंक्लूडिंग दैट, राइट? सो इन द गिवन केस नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज प्रपोज्ड टू बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 8 to 16. सो कंपनी रिक्वायर्स 2 things. First thing, alter its articles according to section 14 to increase the limit from 10 to 16, जो हमने ऊपर, मैंने आपको ऊपर बताया, as well as
टेक अप्रूवल फ्रॉम मेंबर्स बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग 8 to 16। अभी 8 हैं, 16 करने हैं, तो 8 से 16 करने के लिए हमें मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए और हमारे आर्टिकल्स में 10 लिखा है, 10 से 16 करने के लिए हमें आर्टिकल्स को ऑल्टर करना है। तो ये दो चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, राइट। आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है, चलो, तो ये हमारा क्या था, पहले पार्ट का एक क्वेश्चन था। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट प्रोविजन, वुमेन डायरेक्टर। प्रोवाइडेड फर्दर दैट second proviso to section number 149(1), second proviso, as you all know कि proviso क्या करता है, it creates an exception और carves out an exception, है ना। तो proviso में क्या बोला गया है कि provided further that such class or classes of companies as may be prescribed shall have at least one woman director। तो अगला रिक्वायरमेंट हमें क्या मिला, पहला रिक्वायरमेंट हमें ये मिला था कि डायरेक्टर होना ज़रूरी है, इंडिविजुअल होगा डायरेक्टर, कम से कम इतने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इतने होंगे, या ज़्यादा को बढ़ाया भी जा सकता है। दूसरा रिक्वायरमेंट हमको सेक्शन 149(1) में ये मिला कि कुछ कंपनीज में वुमेन डायरेक्टर होना ज़रूरी है। अब इसका ना थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ वुमेन डायरेक्टर का। वुमेन डायरेक्टर के केस में क्या हुआ था, अचानक से रातों रात ये प्रोविज़न आया, मान लो कि अब कंपनीज को वुमेन डायरेक्टर को रखना ज़रूरी है। अरे भाई, हमारी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी हमारी मेल डोमिनेंट सोसाइटी, अगर 15 डायरेक्टर है तो 15 के 15 क्या हैं, मेल डायरेक्टर्स हैं, वुमेन डायरेक्टर रखना ज़रूरी है। गवर्नमेंट ऐसा क्या सोच के गवर्नमेंट प्रोविजन लेके आई होगी? सो जो गवर्नमेंट ने आइडियली दो चीज़ें सोची होंगी मे बी, एक होती है जेंडर इक्वालिटी, वुमेन को बढ़ावा देने के लिए कि भाई ये भी आगे बढ़े। ऐसे तो ये आगे बढ़ेंगी नहीं, तो अगर कंपलसरी कर दिया जाएगा, कोई भी चीज़ कंपलसरी कर दी जाती है ना देश में, तो वो चीज़ तो हो ही जाती है, राइट। अनलेस आप लॉ बनाओ तब तक कोई कुछ करता नहीं है ना। जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आपको दिया जाएगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है, लो तो लो, ना लो तो ना लो, तो आप नहीं लोगे, ठीक है ना। ये करो तो करो, ये एक ग्रुप डिस्कशन है, आप चाहें तो पार्टिसिपेट करें, चाहे तो मत करें, आधे लोग नहीं करेंगे। बट अगर कंपलसरी कर दिया जाएगा कि ये करना ही करना है, तब तो फिर अटेंडेंस लगानी है तो करना ही पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी बोला गया कि कंपलसरी कर देते हैं। तो जेंडर इक्वालिटी या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए शायद ये प्रोविजन आया होगा। बिल्कुल ठीक बात है मैम। तो ये प्रोविजन आया मैम कि कुछ कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। सेबी लेके आया था लिस्टेड कंपनीज के लिए, खूब पेनाल्टी लगाई, अप्रॉक्सीमेटली 190 कंपनीज, ये लोग वुमेन डायरेक्टर को इन्होंने अपॉइंट ही नहीं किया, तो इनके ऊपर खूब पेनाल्टी लगी। इनका कहना ये था कि हमारे पास एडिक्वेट वुमेन है ही नहीं कि हम इनको अपॉइंट करें, मतलब अगर हम बाहर ढूंढने निकलते हैं तो हमारे पास ऐसी क्वालिफाइड वुमेन मिलती ही नहीं है जिनको उठा के हम डायरेक्टर लेवल पे बैठाएं। यार ऐसे ही किसी को थोड़ी बैठा दोगे। मान लो ऐसे बाहर निकले और एक लड़की दिखी आराम से वैसे कैसे नेल पेंट लगा रही है, आपने उसको कहा कि हमें ना लॉ को पूरा करना है, लॉ को कंप्लाई करना है, तो आप आ जाओ और हमारे डायरेक्टर बन जाओ। वो भी बड़ी खुश कि चलो आज एक नया कुछ हैपनिंग होगा मेरी लाइफ में, तो वो भी बन गई डायरेक्टर। पहुंची अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में और वहाँ पे उसको बोला गया कि नाउ यू गिव अ प्रेजेंटेशन। वो क्या प्रेजेंटेशन देगी, देख कर खा जाते हैं मुझे लोग झटके, क्योंकि मेरा स्टाइल है सबसे हटके, कुछ इस टाइप का, राइट। व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट। तो लोगों का भी यही कहना था कि भाई हमारे पास एडिक्वेट वुमेन है ही नहीं जो क्वालिफाइड है। तो इन्होंने एक सिंपल रास्ता निकाला, इन्होंने कहा कि हम सब प्रमोटर्स हैं, जैसे कंपनी रिलायंस हो गई, वीडियोकॉन हो गई, जेके टायर्स हो गई, बजाज ग्रुप हो गई, इन सब ने क्या किया, इन सब ने जिन्होंने कंपनी बनाई थी, जैसे मिस्टर अंबानी, नीता अंबानी को ले आए, नीता अंबानी को डायरेक्टर बना दिया, वुमेन डायरेक्टर बना दिया। तो अपने फैमिली के में जितनी वुमेन थी उन सबको डायरेक्टर बना दिया गया। यूजुअली कंपनीज में यही हुआ। क्या आपको लगता है इससे जेंडर इक्वालिटी आई या वुमेन एम्पावरमेंट आ गया? आई डोंट रियली थिंक सो। ऐसा कुछ भी नहीं आया। सो प्रोविजंस जो हैं हमारे बने हुए हैं वो स्पेसिफिक नहीं हैं, वो बहुत अच्छे नहीं हैं स्टिल विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, एंड दे एक्चुअली फेल टू डिफीट द होल पर्पस। क्यों? क्योंकि वुमेन डायरेक्टर जो होती है ये आपकी एग्जीक्यूटिव भी हो सकती है और नॉन एग्जीक्यूटिव भी हो सकती है। मतलब आपकी होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में भी हो सकती है, या हो सकता है आपकी कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वुमेन हो,
या हो सकता है आपकी कोई पार्ट टाइम डायरेक्टर वुमेन हो, पार्ट टाइम डायरेक्टर वुमेन हो, कैसी भी वुमेन डायरेक्टर हो सकती है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट वुमेन डायरेक्टर होनी ज़रूरी है। मतलब जो इंडिविजुअल्स को हम अपॉइंट करते हैं एज डायरेक्टर, दे मे बी एग्जीक्यूटिव, दे मे बी नॉन एग्जीक्यूटिव, टुगेदर हमारे 15 से ज़्यादा डायरेक्टर नहीं होने चाहिए। वैसे ही उसी में से कोई एक डायरेक्टर वुमेन होगी, वो एग्जीक्यूटिव भी हो सकती है, वो नॉन एग्जीक्यूटिव भी हो सकती है, वो एमडी हो सकती है, होल टाइम डायरेक्टर हो सकती है, पार्ट टाइम डायरेक्टर हो सकती है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकती है, कोई भी हो सकती है। बस एक वुमेन डायरेक्टर होना जरूरी है इन सर्टेन टाइप ऑफ कंपनीज। कुछ तरीके की कंपनीज में, सारी कंपनीज में वो भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ कंपनीज में ऐसा रिक्वायरमेंट है। अब सोचो एक वुमेन डायरेक्टर, अगर 15 डायरेक्टर्स हैं, 14 आर मेल, 1 इज फीमेल, आपने उसको ला के बैठा भी दिया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शी विल नॉट गेट द एप्रोप्रिएट एनवायरमेंट ओवर देयर, विच इज ट्रू, ठीक है, टू ग्रो। ऑफकोर्स नाउ अ टाइम्स थिंग्स हैव चेंज्ड एंड थिंग्स आर कंटिन्यूसली चेंजिंग। अगर हम बात करें, इनफैक्ट रिलायंस के बोर्ड में भी वी हैव अरुंधति। अब ऑल्दो रिलायंस में देयर आर अ लॉट ऑफ वुमेन डायरेक्टर्स, बट ऐसे जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, वुमेन डायरेक्टर्स आएंगे बोर्ड पे, तो you can only expect knowledge and knowledge and knowledge and some more guidance and vision, right? तो पर्पस भी यही था कि जिन वुमेन में अच्छा कैलिबर है, अच्छा पोटेंशियल है, उनको मौका मिले, उनके लिए वैकेंसी क्रिएट करने की ये बात थी कि मोर वुमेन, जैसे होता है ना रिजर्वेशन, बड़े लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट आई कैन अंडरस्टैंड कि हाफ ऑफ द मेल स्टूडेंट्स जो ये सुन रहे होंगे ना, बोलेंगे हाँ मैम मेट्रो में जाओ, वुमेन की सीट रिजर्व्ड है। तो ठीक है, दिस इज़ नॉट अ डिबेट, वुमेन एम्पावरमेंट की कोई डिबेट नहीं हो रही है यहाँ पे, फेमिनिज्म की कोई डिबेट नहीं हो रही है, और जितने भी व्यूज़ मैंने बोले हैं ना, ये मेरे नहीं है, ठीक है, मैं लॉ पढ़ा रही हूँ, सो इट इज़ क्लियर क्रिस्प फैक्ट्स एंड वॉट एवर हैज़ हैपन्ड, राइट। तो मैं आपको सब चीज़ें कन्वे कर रही हूँ, उसमें मेरा कोई भी थॉट्स नहीं है इन्वॉल्व, ठीक है। तो इट इज़ काइंड ऑफ रिजर्वेशन ओनली जस्ट टू प्रमोट देम। हम कोई भी चीज़ में रिजर्वेशन क्यों लाते हैं? आई एम अगेंस्ट रिजर्वेशन एब्सोल्युटली, बट कोई भी चीज़ में हम रिजर्वेशन क्यों लाते हैं? उनको बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पे भी वुमेन को बढ़ावा देने के लिए एक तरीके से कुछ कंपनीज में एक डायरेक्टर की सीट रिजर्व की गई है कि ये डायरेक्टर की सीट वुमेन ही भरेगी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट दिस प्रोविजन बैकग्राउंड इज। इसका बैकग्राउंड क्या है? ऐसा ही है, ठीक है, समझ में आ गया मैम। मैम ऐसी कौन सी कंपनी है? देखो चलो एक बात डिस्कस करते हैं। मान लो हाँ, ये तीन क्या है? फ्रेंड्स हैं, बड़े जिगरी फ्रेंड्स हैं, सारी प्रोफेशनल पढ़ाई इन लोगों ने साथ में की है, और अब क्या करते हैं, ये फ्रेंड्स मिलके एक कंपनी खोलते हैं। ये फ्रेंड्स मिलके एक कंपनी खोलते हैं। सिर्फ 3 फ्रेंड्स ने कंपनी खोली है, तो सोचो कंपनी कैसी होगी? कंपनी होगी प्राइवेट कंपनी। तो 3 फ्रेंड्स ने मिलके कंपनी खोली, एक प्राइवेट कंपनी, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या निकाला? गवर्नमेंट ने निकाला एक रूल कि आपको एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी पड़ेगी। क्या फीलिंग आएगी इन 3 लड़कों के मन में? ये 3 डायरेक्टर्स हैं, दे आर द 3 शेयर होल्डर्स, दे आर द 3 प्रमोटर्स एंड दीज आर द 3 डायरेक्टर्स। अब इनको बोला गया कि एक वुमेन डायरेक्टर लानी ज़रूरी है। अब देखो आपके मन में जो भी फीलिंग आ रही हो, लॉ की नज़र से अगर हम सोचें तो ये 3 लड़के ये सोच सकते हैं, भाई हम 3 फ्रेंड्स ने मिलके एक कंपनी बनाई, अब एक लड़की के चक्कर में क्या हमारी दोस्ती टूटेगी? हम ऐसा होने नहीं देंगे, हमारी दोस्ती के बीच में कोई लड़की नहीं आ सकती। तो दे कैन हैव सच टाइप ऑफ फीलिंग्स, राइट। तो अगर ऐसी टाइप की फीलिंग है इनके मन में, तो आपको लगता है गवर्नमेंट को इनकी पर्सनल स्पेस में एक लड़की को भेजना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कहा हम ऐसा करेंगे भी नहीं भाई, इतने आप अपने लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो, आपकी एक प्राइवेट कंपनी है, आपकी अपनी एक स्पेस है, आप करो, आपको जो करना है, हम आपको ये सब में नहीं उलझा रहे हैं, हम आपको ये सब में नहीं उलझा रहे हैं। हमने बोला है वो बड़ी कंपनीज,
जहाँ पे इनके लिए अच्छा एनवायरनमेंट भी मिल सके, राइट। ऐसी बड़ी कंपनीज में वुमेन डायरेक्टर होना ज़रूरी है। वन रीज़न इज़ वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी, एंड द अदर रीज़न इज़ दैट स्टडीज़ ऐसा कहती हैं कि जो वुमेन होती हैं दे आर लेस इन्वॉल्व इन फ्रॉड। अरे वंस अगेन आई रिपीट, स्टडीज़ ऐसा कहती है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, नहीं तो हर एक कोई सोचेगा अरे यार मैम मेरी वाली तो बेवफा है, मतलब बाकी है कहाँ। तो स्टडीज़ ऐसा कहती हैं कि जो वुमेन होती है ना दे आर लेस इन्वॉल्व इन फ्रॉड। इन जस्ट अ सेकेंड, just a second. They are less involved in fraud. फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में उनका कम हाथ होता है, उनका कम रोल होता है। इनफैक्ट अगर कॉरपोरेट गवर्नेंस की हम बात सुने, सो कॉरपोरेट गवर्नेंस में क्या होता है, you need transparency, you need accountability, and women will be more prone to transparent things, ऐसा स्टडीज़ कहती है। अगेन आई विल रिपीट, इट्स नॉट माई थॉट, ठीक है। तो स्टडीज़ ने ऐसा रिवील किया कि भाई अगर एक वुमेन को ले आओगे, जैसे अगर आप चोरी करने जा रहे हो, 4 फ्रेंड्स हैं जो चोरी करने जा रहे हो, उसमें से अगर एक फीमेल को रखोगे तो बोलेगी नहीं नहीं यार ऐसा नहीं करो ना, अरे यार उसके साथ ऐसा नहीं करो। तो ये जो टेंडेंसी होती है ना, ये अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है तो कहीं ना कहीं कंपनीज फ्रॉड में कम इन्वॉल्व होगी। तो इन 2 रीजंस की वजह से वुमेन डायरेक्टर को प्रमोट किया गया। हमने कहा कि बड़ी कंपनीज में ऐसा करते हैं, छोटी छोटी कंपनीज को छोड़ देते हैं। बड़ी कंपनीज का मतलब क्या है, अब आपका लर्निंग पार्ट स्टार्ट होता है। लर्निंग पार्ट क्या स्टार्ट होता है, लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी वो पब्लिक कंपनी जिसमें कि पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, एंड वो पब्लिक कंपनी जिसमें कि टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है। मतलब मैम एक कंपनी बनी, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, क्योंकि मैं आज ऐसी एक बात बताने वाली हूँ जो कहीं आपको कुछ बुक में मिलेगी नहीं, ठीक है। ये कंपनी बनी, इनफैक्ट प्रोविजन पढ़ के दिमाग घूम जाता है और बहुत सारे डाउट्स होते हैं बट वो रिजॉल्व नहीं होते। तो आज वो आप सुनो बस मेरी बात, ठीक है। मान लीजिए एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 मई 2023 को, ठीक है मैम। इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा, इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 2024 को। इसके बाद क्या होगी, इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट होंगी और हमारे पास ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार होंगी। ऐसे हमारे पास हर साल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार होंगी। इन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बैलेंस शीट में हम देखेंगे कि कितना पेड अप शेयर कैपिटल है एंड P&L में कितना टर्नओवर है, कितना टर्नओवर है। अगर पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है, अगर आप एक ऐसी पब्लिक कंपनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर को रखना पड़ेगा। मैम हम सारे रख दें, आप सारे रख दो, मेल डायरेक्टर के लिए कोई प्रोविजन नहीं है, आप 15 के 15 वुमेन डायरेक्टर रख दो, डजंट मैटर, बट वुमेन डायरेक्टर एक होनी चाहिए, ठीक है। सो एवरी लिस्टेड कंपनी, व्हाट इज अ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी वो होती है जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड होती हैं ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट प्लेस होता है जहाँ पे खरीद बिक्री होती है कंपनी की सिक्योरिटी की, जैसे OLX होता है, जैसे फ्लिपकार्ट होता है। अगर फ्लिपकार्ट पे मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है तो आई हैव टू लिस्ट माई सेल्फ ओवर देयर, तो मैं लिस्टेड एंटिटी हो गई फ्लिपकार्ट पे। वैसे ही जिस कंपनी, जो कंपनी चाहती है कि मेरी सिक्योरिटीज बिके, वहाँ पे खरीदी जाए बेची जाए, वो अपने आप को लिस्ट कराती है उस पर्टिकुलर मार्केट प्लेस पे। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक मार्केट प्लेस है और कुछ नहीं है, जहाँ पे खरीद बिक्री हो रही है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, सब बिडिंग करते हैं, हमको इस प्राइस पे बेचना है, हाँ हम खरीदने को तैयार है। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टॉक मार्केट, राइट। तो हमने अगर वहाँ पे लिस्टिंग कराई हुई है तो हमारी कंपनी लिस्टेड कंपनी है। हर एक लिस्टेड कंपनी मतलब पब्लिक इन्वॉल्व है, ह्यूज पब्लिक इन्वॉल्व है, हम बोलते हैं आपको तो वुमेन डायरेक्टर रखना ही रखना पड़ेगा। सेकेंडली, अगर आप पब्लिक कंपनी हो और आप इतने लार्ज लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो तो भी आपको एक वुमेन डायरेक्टर रखना ही रखना पड़ेगा।
सो वंस अगेन आई विल रिपीट, सेक्शन 149 का प्रोवाइजो, सेकंड प्रोवाइजो हमें क्या कहता है? फर्स्ट प्रोवाइजो में क्या हमने पढ़ा था? फर्स्ट प्रोवाइजो में हमने पढ़ा था कि जो मैक्सिमम डायरेक्टर्स की लिमिट है उसको हम 15 से ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। सेकंड प्रोवाइजो में हम पढ़ रहे हैं कि हमें एक वुमेन डायरेक्टर ज़रूरी है। वुमेन डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव हो सकती है, नॉन एग्जीक्यूटिव हो सकती है, एमडी हो सकती है, होल टाइम डायरेक्टर हो सकती है, पार्ट टाइम हो सकती है, डिपेंडेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। क्या करेगी मैम? वही काम करेगी जो बाकी डायरेक्टर्स करते हैं। क्या उसके पास पावर होगी? वही पावर होगी जो बाकी डायरेक्टर्स के पास होती है। सो इट्स जस्ट अ जेंडर, बाकी सब चीज़ें सेम है, ठीक है। अब सेकेंड प्रोवाइजो में हमने पढ़ा कि कुछ तरीके की कंपनीज को वुमेन डायरेक्टर जरूरी है। कुछ तरीके के, कौन सी तरीके की कंपनीज? ये एक्चुअली हमको मिलता है रूल 3 में, क्योंकि यहाँ पे हमें मिला है एज मे बी प्रिस्क्राइब थ्रू आउट कंपनीज एक्ट, वेर एवर इट इज रिटन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड वी स्विच टू रूल्स विच आर मेड बाय गवर्नमेंट टू चेक व्हाट हैज बीन प्रिस्क्राइब। तो जब हम रूल्स पे चाहते हैं तो हम देखते हैं रूल 3 में लिखा हुआ है कि इस तरीके की कंपनी को एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत है। टर्नओवर और पेड अप कैपिटल हम कब चेक करते हैं? एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर? चलो, इतनी बात जब समझ में आती है ना तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है। अब कंफ्यूजन देखो कैसे बढ़ेगा, कंफ्यूजन कैसे बढ़ेगा। पहले आई विल टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। इंटरमिटेंट वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मान लेते हैं हम मेल 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 फीमेल, फोन वोन चला रही है तो उसको फीमेल बना देता है, तो सबके पास टैबलेट्स हैं। मेल मेल एंड मेल, ये एक्चुअली आइडियली हमारे चेयरमैन है। अभी चेयरमैन कौन होते हैं ये सब तो हमें पता नहीं है, तो हम लोग कुछ बोलेंगे भी नहीं, अभी इसके बारे में हम नहीं बात करेंगे। ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुए ज़रा काउंट करना, 4 4 8 1 9, सो 9 डायरेक्टर्स हमारे बोर्ड में हैं। 9 डायरेक्टर्स, ये हम बोलते हैं एक लिस्टेड कंपनी है। लेट्स से ये क्या है? एक लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये एक लिस्टेड कंपनी है, 9 डायरेक्टर्स हैं बोर्ड पे, ठीक है, जिसमें से 8 डायरेक्टर्स आर मेल एंड 1 डायरेक्टर इज फीमेल। अब क्या होगा मैम? कुछ भी नहीं होगा, सारे लॉ तो कंप्लाई हो रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए हैं, इंडिविजुअल्स होने चाहिए हैं, और कम से कम 3 होने चाहिए, पब्लिक कंपनी है तो हैं, और मैक्सिमम 15 होने चाहिए तो विद इन द लिमिट हैं, और लिस्टेड कंपनी है तो कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए तो वो भी है। सारे लॉज अभी तक आपने जितने पढ़ाए बराबर कंप्लाई हो रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। प्रॉब्लम ये हुई, इस फीमेल की हो गई शादी, शादी के बाद प्रायोरिटीज चेंज, राइट। तो इस फीमेल ने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। इसने कहा कि अब मैं काम नहीं करूंगी, राइट, सो आई विल नॉट बी अ डायरेक्टर एनी मोर। अब इस कंपनी में क्या हो गए? 8 डायरेक्टर्स, नॉट अ प्रॉब्लम, बट 8 मेल डायरेक्टर्स, दैट इज अ प्रॉब्लम बिकॉज वी नीड 1 वुमेन डायरेक्टर। हमें 1 वुमेन डायरेक्टर चाहिए। तो जैसे ही ये हुआ, दिस अमाउंट्स टू नॉन कंप्लायंस ऑफ सेकेंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 149(1). अब क्या करें मैम? अब हम क्या करें? हमें एक वुमेन डायरेक्टर लेके आना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए लॉ बनाया गया। इसके लिए लॉ हमें क्या कहता है कि कोई भी अगर इंटरमिटेंट वैकेंसी होती है, इंटरमिटेंट मतलब होता है बीच में वैकेंसी आ गई। बीच में वैकेंसी आ गई मतलब जैसे एक टिप मैं आज आपको दे रही हूं, कहीं ऊपर लिख लेना, डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड इन general meeting unless otherwise provided। जैसे बोलते हैं ना, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, सो अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। पूरी एक्ट में जहाँ जहाँ लिखा रहेगा कि हाँ इसका अपॉइंटमेंट ऐसे होगा,
डायरेक्टर को हम बोर्ड ही अपॉइंट कर देगा, डायरेक्टर ये अपॉइंट कर देगा, वो कर देगा। तो जहाँ जो लिखा है वहाँ वो मान लो अगर कुछ नहीं है तो हमारे पास जनरल रूल क्या है कि डायरेक्टर्स को हम जनरल मीटिंग में अपॉइंट करते हैं। दे आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स, दे आर एक्टिंग एज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शेयर होल्डर्स, दे आर इलेक्टेड एज द रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना। तो और दे आर अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर्स, राइट। तो डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग, ये हमारे पास जनरल रूल है। अब जनरल मीटिंग तो हो नहीं रही है ना, जनरल मीटिंग में हम अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर को, जनरल मीटिंग तो हो नहीं रही है, बीच में क्या हो गया है, छोड़ के चली गई है, कोई जिम्मेदारी नाम की चीज़ ही नहीं है, राइट। तो छोड़ के चली गई है, अब हमें दूसरा अपॉइंट करना पड़ेगा। सो हमें बोला गया है इंटरमिटेंट वैकेंसी, अगर ऐसी वैकेंसी आ जाती है तो इट शैल बी फिल्ड अप बाय द बोर्ड एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर दैन immediate next board meeting or 3 months from the date of such vacancy whichever is later। मतलब क्या है मैम, आप चार्ट पे आओ, चार्ट पे आपको और क्लियरली मतलब समझ में आ जाएगा। नहीं एक्चुअली आप यहीं पे आओ, चार्ट में तो मैंने लिखा ही नहीं है। इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, दैट मीन्स मे बी शादी हुई से 15 जुलाई 2023 को, इसके बाद हमारी एक नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हुई। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब हुई हमारी, सपोजिडली 1 अगस्त 2023 को हुई। और 3 मंथ्स हमारे कब एक्सपायर होते हैं, 15 जुलाई से 15 अगस्त, 15 अगस्त से 15 सितंबर, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर। सो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 15 अक्टूबर 2023, ये हमारा टेन्योर क्या हुआ, 3 मंथ्स का, है ना। ये हमारा टेन्योर हुआ 3 मंथ्स का। नाउ वी विल रीड द सेक्शन अगेन। हमें क्या बोला गया है, जितनी जल्दी हो सके वो वैकेंसी को फिल किया जाएगा, जितनी जल्दी हो सके। कौन फिल करेगा, बोर्ड फिल करेगा, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही किसी वुमन को पकड़ के ले आएंगे और उसको वैकेंसी को फिल कर देंगे। अब किसी इंडिविजुअल डायरेक्टर के पास तो ये पावर होती नहीं है, तो बोर्ड को मिलना पड़ेगा, मतलब सारे डायरेक्टर्स को मिलना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी और मीटिंग में ये रिजोल्यूशन पास करेंगे, रिजॉल्व करेंगे और अपॉइंट कर देंगे। ठीक है मैम, कब करेंगे, इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, मतलब आपने यहां तक कर दिया या फिर आपने यहां तक कर दिया, whichever is later, मतलब 3 महीने का मैक्सिमम हमको समय मिलता है, मैक्सिमम हमको समय मिलता है। हो सकता है यहां पे बोर्ड मीटिंग हो ही ना। अब यहां पे बोर्ड मीटिंग नहीं होती है, बोर्ड मीटिंग हमारी होती है यहां पे, बोर्ड मीटिंग हमारी होती है यहाँ पे लेट्स से 28 अक्टूबर 2023 को यहाँ पे हमारी बोर्ड मीटिंग होती है। तो अब हम क्या बोलेंगे, 3 मंथ्स और इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। तो हमारे लिए रेलिवेंट डेट ये आ गई, बाय दिस पर्टिकुलर डेट हमें ये वैकेंसी फिल कर देनी है। एक लाइन लिखिए यहाँ पे, गैप between 2 board meetings shall not exceed 120 days according to section 173। क्योंकि कुछ बच्चों के मन में सवाल आता है, मैम अगर बोर्ड मीटिंग हुई ही नहीं तो, अगर बोर्ड मीटिंग हुई ही, मान लीजिए यहाँ पे भी बोर्ड मीटिंग नहीं हुई, बोर्ड मीटिंग जाके यहाँ पे हुई 7, 8, 9 महीने बाद,
तो इतने टाइम तक क्या वुमेन डायरेक्टर के बिना ही रहेगा? तो ऐसा होगा ही नहीं, ऐसी नौबत आएगी ही नहीं, क्योंकि किसी भी दो बोर्ड मीटिंग के बीच का गैप 120 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो आपको 120 डेज के अंदर अंदर, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे बोर्ड मीटिंग की है तो यहाँ से 120 डेज, अगर आपने यहाँ की है तो यहाँ से 120 डेज, आपकी जो भी लास्ट बोर्ड मीटिंग थी उससे 120 डेज के अंदर अंदर आपको बोर्ड मीटिंग करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब भी वैकेंसी क्रिएट हुई, उसके बाद पहली बोर्ड मीटिंग या फिर 3 मंथ्स, विच एवर इज लेटर, तब तक वैकेंसी फिल हो जानी चाहिए। हो सकता है आपने बस कल ही बोर्ड मीटिंग की थी 14 जुलाई को ही, तो अब आप इतनी जल्दी नहीं करना चाहते, तो हो सकता है आप यहाँ करो, तो आप यहाँ पे वैकेंसी फिल कर दीजिएगा। हो सकता है बहुत टाइम हो गया आपको बोर्ड मीटिंग किए हुए, तो आपको तुरंत यहाँ पे करनी पड़ी, तो आप यहाँ कर दीजिए। अगर आप यहाँ नहीं करना चाहते तो आपके पास इतना समय, आप दोबारा एक बोर्ड मीटिंग कीजिए, यहाँ पे कर दीजिए। इट्स नॉट कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में ही हो जानी चाहिए, टाइम लिमिट हमें दिया हुआ है। हो सकता है आपकी मीटिंग 16th को ही शेड्यूल्ड थी, आप 16th को नहीं कर पाए, क्योंकि इतनी जल्दी हम थोड़ी ना कर सकते हैं, तो आप दोबारा बोर्ड मीटिंग करिए 3 महीने के अंदर अंदर और आप फिर कीजिए। यू गेट माई पॉइंट, राइट? तो आपको याद क्या करना पड़ेगा बच्चों? व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट कंपनी, इफ इट इज अ लिस्टेड कंपनी, या फिर 100 करोड़ 300 करोड़, पेड अप कैपिटल टर्नओवर, लिस्टेड पेड अप 100, टर्नओवर 300. Try to repeat with me. Listed paid up 100 and turnover 300. अगर 100 ऐसे प्रॉब्लम हो रही है तो listed paid up 100 and turnover 300. Listed 100 300. Listed 100 300. Listed paid up 100 and turnover 300. ऐसी कंपनीज को, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट पे तो अप्लाई नहीं होता है। प्राइवेट का वो याद रखना, 2 भाई के बीच में लड़की नहीं आनी चाहिए, राइट? 3 भाई के बीच में लड़की नहीं आनी चाहिए, तो प्राइवेट कंपनी के केस में नहीं लगता है। ऐसी कंपनीज को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा। अगर कोई इंटरमिटेंट वैकेंसी आती है तो उसको हम कब भरते हैं? इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ्स, विच एवर इज लेटर। ठीक है, इमीडिएट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ्स, विच एवर इज लेटर, उसमें इंटरमिटेंट वैकेंसी भर दी जाती है। ठीक है, अब एक सेकेंड एग्जाम्पल पे आओ, सेकेंड एग्जाम्पल पे आना, सेम सिचुएशन। ठीक है, सेम सिचुएशन, 9 डायरेक्टर्स। द ओनली डिफरेंस दैट आई विल क्रिएट ओवर हियर इज दे बोथ आर फीमेल। मतलब हमारी लिस्टेड कंपनी है जिसमें 7 मेल हैं एंड 2 फीमेल डायरेक्टर्स हैं, 2 फीमेल डायरेक्टर्स हैं। ठीक है मैम, एक फीमेल डायरेक्टर की हुई शादी और इसने किया रिजाइन, तो दूसरी क्या बोलेगी? बोलेगी अरे अरे मेरी फ्रेंड चली गई, मैं भी जाऊंगी। कोई ऐसा नहीं बोलेगा, कोई दोस्ती नहीं निभाती हैं, राइट? तो एक फीमेल कम हो गई, एक फीमेल अभी भी है। क्या इंटरमिटेंट वैकेंसी क्रिएट हुई है? नो, बिकॉज नॉन कंप्लायंस हुआ ही नहीं ना। वैकेंसी कब होती है? यहां पे तो ओवर थी, फीमेल वर मोर, वैकेंसी हैज नॉट बीन क्रिएटेड। ठीक है, बोर्ड चाहे तो अपॉइंट कर सकता है, बट दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज इंटरमिटेंट वैकेंसी। तो आप जैसे जनरल मीटिंग पे किसी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करते हैं, आप वैसे ही करोगे, आप वैसे ही करोगे। दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज इंटरमिटेंट वैकेंसी। ठीक है, सो इंटरमिटेंट वैकेंसी तभी क्रिएट हो सकती है जब पूरे के पूरे बोर्ड में सिर्फ एक ही वुमेन हो। अगर 2 है, दोनों एक साथ छोड़ दी तो भी इंटरमिटेंट वैकेंसी हो सकती है, बट यूजुअली क्या होता है, एक ही है, उसने छोड़ दिया तो वैकेंसी क्रिएट हो गई। ठीक है, तो हमें उसको फिल करना पड़ता है इमीडिएटली, दैट वी हैव टू फिल इमीडिएटली। नाउ अब आता है कंफ्यूजन वाला पॉइंट। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, अब आता है कंफ्यूजन वाला पॉइंट। कंफ्यूजन वाला पॉइंट है ये न्यू कंपनी। पहले मैं आपको उलझाती हूँ थोड़ा सा, ठीक है, फिर सुलझाऊंगी। उलझना भी तो जरूरी है ना, उलझने का अपना मजा होता है। प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी which has been incorporated under the act, जो इस एक्ट में बनी है, and is covered under the provisions of second proviso to subsection 1 of section 149। ठीक है,
shall comply with such provisions within a period of 6 months from the date of its incorporation. वाह 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 वाह। सुनिए क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे कंपनी आज बनी, मैंने एक एग्जाम्पल लिया था ना, एग्जाम्पल कहाँ गया मेरा, हाँ ये 1 मई 2023 को ये कंपनी बनी, ठीक है, और हमारा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च 2024 को। आज ये कंपनी बनी है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दैट इज 1 नवंबर 2023। ये क्या हो गया, ये क्या हो गए हमारे 6 मंथ्स। ठीक है मैम, समझ गए मैम। एक्ट हमको ये बोल रही है कि जो कंपनी बनी है, यहाँ पे मान लीजिए अ कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट, मतलब इस एक्ट के तहत जो कंपनी बनी है, इस एक्ट के तहत जो कंपनी बनी है और जो सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 के सेकेंड प्रोवाइजो में फॉल करती है। इसमें कौन कौन फॉल करता है, या तो लिस्टेड कंपनी, या फिर 100 करोड़ के पेड अप कैपिटल वाली, या फिर 300 करोड़ के टर्नओवर वाली। ऑब्वियसली कंपनी अभी बनी है तो हमें टर्नओवर नहीं पता होगा, पूरे साल में कितना टर्नओवर होगा हमें कैसे पता होगा। जब कंपनी बनती है तो आइडियली उसका पेड अप शेयर कैपिटल नहीं होता है, कंपनी ऑथराइज्ड कैपिटल के साथ बनती है, उसके बाद शेयर इशू करती है तो पेड अप कैपिटल होता है। फिर भी हम मान सकते हैं कि चलो पेड अप कैपिटल है, ठीक है, और इमीडिएटली तो कंपनी लिस्ट भी नहीं होती है, ठीक है। फिर भी मान लीजिए अगर हम ये दोनों पॉइंट्स को कंसिडर कर भी लेते हैं तो इस पॉइंट को तो आप कभी नहीं कंसिडर कर सकते, बिकॉज यू विल नॉट नो द टर्नओवर ऑफ अ न्यू कंपनी। एक साल होगा तभी ना हमारे पास टर्नओवर होगा। तो द ओनली सिचुएशन दैट यू कैन अंडरस्टैंड इज कि मान लीजिए अगर कोई एक नई कंपनी बनी है और जब कंपनी बनती है तो उसके पास कैपिटल होता है, यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल की बात की गई है तो ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट लगता नहीं है, पर मान लीजिए कि कंपनी के पास पेड अप शेयर कैपिटल हो जाता है 150 करोड़, तो वो इस कैटेगरी में फॉल कर गई है। हमने बोला इसको हम टाइम लिमिट देंगे, 6 महीने के अंदर अंदर आप वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट कर लो विद इन 6 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये सिर्फ नई कंपनी के लिए है, सिर्फ और सिर्फ नई कंपनीज के लिए है, और इसमें आपके मन में बहुत सारे डाउट्स निकल रहे होंगे, डाउट्स उठ रहे होंगे कि मैम मान लीजिए हमने कंपनी बनाई, ठीक है, हमारा पेड अप शेयर कैपिटल यहाँ पे जाके या हमने यहाँ पे जाके लिस्टिंग कराई, हमने लिस्टिंग कराई अक्टूबर में हम लिस्टेड कंपनी बन गए, हम नई कंपनी थे, हम अक्टूबर में लिस्टेड कंपनी बन गए। अब हमें कब तक वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा, इसकी कोई टाइम लिमिट बच्चों दी हुई ही नहीं है, दी हुई ही नहीं है, ठीक है, सबसे पहली बात। सो यू कैन नॉट से कि हाँ ये पर्टिकुलर टाइम लिमिट है। हमें जो इंटरमिटेंट वैकेंसी का प्रोविजन मिलता है ना, उसी को अप्लाई करके प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या हो जाता है, वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो जाता है इन ऑल अदर केसेस। सो वी कंसिडर इट एज इंटरमिटेंट वैकेंसी, क्योंकि अभी हमारी जनरल मीटिंग पे ये वैकेंसी क्रिएट नहीं हुई है। जनरल मीटिंग पे वैकेंसी कब क्रिएट होती, ठीक है, जब हम पेड अप कैपिटल और वो सारी चीज़ें चेक करते तो हमें पता चलता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से अब ये एक्सीड कर गया है तो यहाँ पे हमें अपॉइंटमेंट कर देना चाहिए, ठीक है। अगर बीच में कभी भी क्रिएट होती है वैकेंसी तो हम उसको इंटरमिटेंट वैकेंसी मानते हैं। द ओनली डिफरेंस दैट यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड इज कि अगर नई कंपनी है, अगर नई कंपनी है और इमीडिएटली उसके ऊपर ये चीज़ें लगती हैं तो उसके पास 6 मंथ्स का टाइम होता है फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन टू कंप्लाई, ठीक है। ऑब्वियसली उसके ऊपर ये चीज़ें लगना बड़ा मुश्किल है, बट ठीक है, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं और हम मान सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे ये हो सकता है कि मैम एग्जाम में अगर आ गया तो हम लिखेंगे क्या। बच्चों एग्जाम में ऐसी चीज़ आएगी ही नहीं। एग्जाम में आपसे कभी भी लॉजिक्स या व्हाई इज इट सो या एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक क्रिएट की हुई सिचुएशन, ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं।
आपसे क्रिस्प क्लियर लॉ पूछा जाएगा विच इज देयर, एनी स्कोप ऑफ कंफ्यूजन विल नॉट बी आस्क्ड टू यू, राइट। एंड कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी पॉइंट पे हमें कोई प्रोविजन का व्यू लेना ही पड़ता है, एक ओपिनियन फॉर्म करना ही पड़ता है, सो वी विल फॉर्म द सेम ओपिनियन एज एन इंस्टीट्यूट डज, राइट। सो हियर इट इज साइलेंट एंड आई हैव टोल्ड यू दिस बिकॉज आपके मन में हो सकता है बाद में आप पढ़ो तो बहुत सवाल उठे, इसलिए मैंने इसको अभी क्लियर कर दिया है, ठीक है। सो एक नई कंपनी बनती है तो वो देखती है क्या मेरे ऊपर ये चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, अगर हो रही हैं तो 6 मंथ्स के इनकॉर्पोरेशन के अंदर अंदर मुझे वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट कर देना है। उसके बाद क्या होता है, चीज़ें हमारी इंटरमिटेंट वैकेंसी या जनरल मीटिंग पे कंप्लाई करती हैं, ठीक है। तो उन कंपनीज को एक वुमेन डायरेक्टर रखना ज़रूरी है। आई होप दैट्स क्लियर। फाइन, लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। Let's move to the questions. क्वेश्चन नंबर 2 अभी मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 2 इज काइंड ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन, वो हम जब पूरा सेक्शन 149 अभी कंप्लीट कर रहे हैं ना तो उसके बाद कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, स्काई लिमिटेड वाला। स्काई लिमिटेड वाला, स्काई लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी। स्काई लिमिटेड क्या है, एक लिस्टेड कंपनी है। इट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। An intermittent vacancy of a woman director has arisen on 15th June. 15th June 2018. 15th June 2018. July, August, September. So I would say on or before 14th September 2018. यहाँ पे 16 लिखा है, यहाँ पे 18 लिखा है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 3 मंथ्स, ठीक है। एंड द बोर्ड मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 14th August. So 14th August, that is the immediate next board meeting or 3 months, whichever is later. 3 months ये whichever is later. तो हमारे पास डेडलाइन क्या है 14 सितंबर की, सिंपल। अब ये हमारी एक केस स्टडी है, तो पहले हम प्रोविजन लिखेंगे कि प्रोविजन के हिसाब से एक वुमेन डायरेक्टर ज़रूरी होती है कुछ कंपनीज में जो कि प्रिस्क्राइब्ड हो। रूल 3 किन कंपनीज को प्रिस्क्राइब करती है, दैट विल ऑल्सो बी स्टेटेड। लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, 100 करोड़ है तो भी 100 करोड़ और मोर, टर्नओवर 300 करोड़ और मोर, इन दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो ऐसी कंपनी को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 3 कंपनीज को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है। इन द गिवन केस द कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी, hence has to appoint a woman vacancy. If an intermittent vacancy arises, it has to be filled up by the board at the earliest but not later than, जितनी जल्दी हो सके। इस ये लास्ट डेट दी हुई है बट नॉट लेटर दैन, मतलब ये लास्ट डेट हमको गिवन है कि इसके बियॉन्ड नहीं, इसके पहले पहले कर देना है। लास्ट डेट क्या दी हुई है, इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months whichever is later। तो यहाँ पे हमारी इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हो रही है 14th August को, और 3 months from the date of vacancy, that is 14th September, whichever is later, that means 14th September. So vacancy has to be filled by, that is on or before 14th September 2018, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे रेसिडेंट डायरेक्टर पढ़ने के बाद। ठीक है, चलो फाइन, आगे बढ़ते हैं हम। लेट्स मूव फर्दर। सेक्शन नंबर 149(1) हमने पढ़ा है अभी तक। सेक्शन नंबर 149(1) में we have read about minimum number of directors, maximum number of directors, और उसके पहले प्रोवाइजो में कि डायरेक्टर को इंक्रीज किया जा सकता है, मैक्सिमम नंबर को इंक्रीज किया जा सकता है बाय पासिंग एसआर। और सेकंड प्रोवाइजो में हमने क्या पढ़ा है अबाउट वुमेन डायरेक्टर, कि हर कंपनी में, हर नहीं,
कुछ प्रिस्क्राइब्ड कैटेगरी ऑफ कंपनीज में वुमेन डायरेक्टर का होना ज़रूरी है, कम से कम एक, एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर इज नीडेड इन सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड क्लासेस ऑफ कंपनीज। कौन सी हैं प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज? रूल 3 में हमको मिलता है लिस्टेड, पेड अप शेयर कैपिटल वाली, और टर्नओवर 100-300, लिस्टेड 100-300, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। रेसिडेंट डायरेक्टर, कौन होता है रेसिडेंट डायरेक्टर? हु इज अ रेसिडेंट डायरेक्टर? ना हमें क्या पता, आप बताएंगे ना। रेसिडेंट कौन होता है? रेसिडेंट जो इंडिया में रहे, भाई इंडिया हमारा देश महान, राइट। जो इंडिया में रहे हम उसको बोलते हैं रेसिडेंट, ठीक है। इंडिया में कितने टाइम रहे, इंडिया में कितने टाइम रहे, रेसिडेंट को जो हमें डिटरमाइन करना होता है एटलीस्ट 182 डेज, एटलीस्ट मतलब 182 डेज भी रहा है तो चलेगा। मैम लॉजिक क्या है रेसिडेंट डायरेक्टर का? लॉजिक क्या है? देखो, भले ही आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, ये प्रोविजन तो थोड़ा आउटडेटेड है, थोड़ा सा पुराना है, तो इसको ऑनलाइन की इतनी कैपेबिलिटीज़ पता नहीं है। इसको लगता है कि हर एक चीज़ के लिए वी शुड बी प्रेजेंट, प्रोबेबली साइनिंग के लिए हमें प्रेजेंट होना चाहिए। अब क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें तो ऑनलाइन हो गई हैं, ऑनलाइन DSCs लग रहे हैं, बट फिर भी देखो कंपनी चल रही है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये खुद से नहीं चल सकती, इसलिए हमने किसी को अपॉइंट किया और वो बैठ के आया है बाहर, कहीं बैंकॉक, कहीं पटाया, कहीं थाईलैंड, पता नहीं कहीं 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 छुट्टियां मना रहा है। 2 डायरेक्टर रखे थे, दोनों नालायक निकले, एक कहीं घूम रहा है, एक कहीं और घूम रहा है। तो ये ऐसे डायरेक्टर्स हमने अपॉइंट किए। अब कंपनी का कोई ऑफिसर आया, उसको डायरेक्टर से कुछ पूछना है, भैया साइन चाहिए, कुछ पूछना है, रोज 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 आया जा रहा है, आया जा रहा है, आया जा रहा है, उसको मिल ही नहीं रहा है डायरेक्टर। एक दिन आया, 2 दिन आया, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर रखा था, अब डायरेक्टर को चलाने के लिए किसको लेके आए? बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो हमने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं चल पाएगा। ठीक है, आप लोग बाहर घूमिए फिरिए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, डायरेक्टर्स को इतना पैसा कमाते हैं तो एंजॉय करने का पूरा पूरा हक है। आप पूरे साल भी बाहर रहना है तो, पर कम से कम एक ऐसा डायरेक्टर तो छोड़ दीजिए जो इंडिया में भी रहता हो, जो कम से कम समय पे फैसले लेने के लिए, बोर्ड मीटिंग करने के लिए, मेंबर्स को बुलाने के लिए, उनकी मीटिंग कंडक्ट कराने के लिए चाहिए यार। ओके मैम, मतलब कोई एक, अगेन आई रिपीट, कोई एक, एंड दिस इज अ रिक्वायरमेंट विच इज देयर इन एवरी कंपनी, विच इज देयर इन एवरी कंपनी। देखो एक आयरॉनिकल बात बताऊंगी अब मैं, 1 पर्सन कंपनी है, 1 पर्सन कंपनी में सिर्फ एक मेंबर होता है, सिर्फ एक मेंबर होता है। द सेम पर्सन मे बी अ डायरेक्टर ऑल्सो, मे बी अ डायरेक्टर ऑल्सो। इस मेंबर के लिए पहले रिक्वायरमेंट हुआ करता था कि नेचुरल पर्सन होगा, इंडियन सिटीजन होगा और रेसिडेंट होगा। अब इसके लिए रेसिडेंट होना जरूरी ही नहीं है, और वहां पे रेसिडेंट होने की डेफिनेशन भी कुछ अलग है, ठीक है। खैर, मतलब मान लीजिए ये नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, इसको हमने अपॉइंट किया एज अ डायरेक्टर, तो ये डायरेक्टर भी क्या हो गया? नॉन रेसिडेंट हो गया। अभी तक ये सारे लॉज को कंप्लाई कर रहा था टिल इट रीचेस सेक्शन नंबर 149 सब सेक्शन 3, जहां पे बोला गया कि हर कंपनी, एवरी कंपनी शैल हैव 1 रेसिडेंट डायरेक्टर। तो या तो अब आप ही रेसिडेंट बन जाइए या फिर एक और डायरेक्टर को अपॉइंट करिए जो रेसिडेंट हो, जो रेसिडेंट हो। हर कंपनी में एक ऐसा पर्सन होगा जो रेसिडेंट हो। दिस इज फाइनेंशियल ईयर 22-23, ठीक है, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, ठीक है। इसमें कितने दिन होते हैं? 365 डेज। 365 डेज में से 182 डेज अगर वो इंडिया में रहा इस साल,
तो वो इस साल के लिए रेसिडेंट डायरेक्टर कहलाएगा। तो हर साल हर कंपनी में एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना ही होना चाहिए, ठीक है। Every company shall have at least one director who stays in India for a total period of not less than, that means at least 182 days during the financial year. मैम ये तो बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा प्रोविजन है। सेम चीज़ मैं यहाँ के लिए भी बोलूँगी कि अगर मान लीजिए कंपनी में 15 डायरेक्टर्स हैं तो इसमें से कोई भी एक डायरेक्टर वुमेन हो सकता है, कोई भी एक डायरेक्टर रेसिडेंट हो सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। वो एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, नॉन एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, पार्ट टाइम फुल टाइम कोई भी हो सकता है, ठीक है। बट एक होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ये पर्टिकुलर डायरेक्टर रेसिडेंट होगा, कोई भी हो सकता है। दैट्स क्लियर। अब एक और बात, मान लीजिए ये कंपनी है, एक नई कंपनी बनी और कंपनी का फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है 31 मार्च 2024 को, ठीक है, 2024 को। अब ये कंपनी बनी जब से, तब से इस डेट में हमारे पास 150 डेज ही हैं, या 150 नहीं लेते क्योंकि हम लेते हैं, चलो 200 डेज हैं, ठीक है, 200 डेज ही हैं हमारे पास। ऐसा हो सकता है ना, बिल्कुल नई कंपनी बनी है तो अभी 200 दिन ही है, इस फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 200 दिन आते हैं, नई कंपनी बनी है। हमने बोला कि हर फाइनेंशियल ईयर में हमें तो रेसिडेंट डायरेक्टर चाहिए और हर कंपनी में चाहिए। तो इस कंपनी में जो 3 डायरेक्टर थे वो लोग बड़े परेशान हो गए। इन तीनों ने बना रखी थी थाईलैंड की एक ट्रिप। अब इन्होंने कहा कि हमारी तो 20 डेज की ट्रिप है, 20 डेज की हमारी तो ट्रिप है। अगर 200 दिन में हम 20 दिन इंडिया के बाहर रहे तो हम 180 डेज सिर्फ इंडिया में रहे, तो हमारा तो नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें कंप्लाई करने के लिए चाहिए 182 डेज इन इंडिया, 182 डेज इन इंडिया। सो दिस विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर अस। अब क्या करें? इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, राइट। बड़े परेशान हो गए और हमें भी लगा, मतलब एक्ट को लगा, पार्लियामेंट को लगा, लॉ मेकर्स को लगा कि ये तो नाइंसाफी हो रही है यार। जिसके पास 365 डेज थे, हमने उसको कहा 365 डेज में से बस तुम 182 डेज रह जाओ इंडिया में तो तुम रेसिडेंट कहलाओगे, और जिसके पास खुद सिर्फ 200 दिन है उसको भी हम बोले कि 182 डेज रहो तब रेसिडेंट कहलाओगे। ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। तो हमने कहा कि भाई प्रपोर्शन निकाल लेते हैं, प्रपोर्शन निकाल लेते हैं। मतलब 200 में से सिर्फ 99 डेज भी आप अगर इंडिया में रहेंगे, 99 को 100 कर दो, राउंड फिगर अप राउंडिंग, 100 डेज भी अगर आप इंडिया में रहोगे तो यू विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट। द होल क्रक्स हियर इज provided that in case of newly incorporated company, the requirement under this subsection shall apply proportionately at the end of financial year in which it is incorporated. ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर। रेसिडेंट डायरेक्टर समझ में आ गया। अब मैम अगर सारे डायरेक्टर्स हमारे इंडिया के बाहर रहते हैं, एक डायरेक्टर इंडिया में रहता था, उसने रिजाइन कर दिया, मतलब अब साल के बीच में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, साल के बीच में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि रेसिडेंट डायरेक्टर हमारे पास कोई है ही नहीं, रेसिडेंट डायरेक्टर हमारे पास कोई है ही नहीं। तो अब इसकी वैकेंसी कैसे फिल करेंगे? मतलब यहाँ पे भी इंटरमिटेंट वैकेंसी जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है क्या, जैसे वुमेन डायरेक्टर में था, तो नहीं है। एंड विच इज़ लॉजिकल ऑल्सो कि आप देखो रेसिडेंट डायरेक्टर नहीं है तो जो डायरेक्टर है उनको बुला लो यार इंडिया में, है ना। वो था कितने टाइम पीरियड के लिए था? रेसिडेंट डायरेक्टर इज नॉट अ वैकेंसी ना कि वेकेट हो गई। रेसिडेंट डायरेक्टर इज ऑल अबाउट रहना, तो रह लो यार। और ठीक है, तो वैसे कंप्लाई करो कि अब जो है वैसे हम कंप्लाई करेंगे। और एनीवेज देयर इज नो सच प्रोविजन। पहली बात तो कोई प्रोविजन है नहीं, तो इस पे हमें दिमाग लगाना भी नहीं है कि रेसिडेंट डायरेक्टर। और अगर लॉजिकली अगर हम सोचे तो ऑब्वियसली हम किसी को भी बुला लेंगे और वो रहेगा फिर उसके बाद, है ना, कि रेसिडेंट डायरेक्टर हमें पूरा करना है कि 182 डेज कोई डायरेक्टर हमारा रहे इंडिया में हर फाइनेंशियल ईयर में, राइट। तो वैसे हम कर लेंगे, ठीक है।
ऐसे बोल के थोड़ी ना अपॉइंट किया जाता है कि तुम रेसिडेंट डायरेक्टर हो, तुमको अपॉइंट किया जा रहा है, या तुम वुमेन डायरेक्टर हो, तुमको अपॉइंट किया जा रहा है। नहीं, उसको अपॉइंट किया जाता है, मे बी यू आर बीइंग अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर, यू आर बीइंग अपॉइंटेड एज होल टाइम डायरेक्टर, यू आर बीइंग अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऐसे अपॉइंट करते हैं ना। तो डेजिग्नेशन ये थोड़ी ना है कि वुमेन डायरेक्टर है या रेसिडेंट डायरेक्टर है, ठीक है। सो आई होप यू गेट दैट, फाइन। चलो, मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, पहले क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, स्लीपिंग लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी 2018। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि हम एक वुमेन डायरेक्टर और एक रेसिडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। Whether it is mandatory for the company to appoint such directors in the board? The answer is yes. आंसर yes क्यों है? क्योंकि वुमेन डायरेक्टर हमें लिस्टेड कंपनी में चाहिए और रेसिडेंट डायरेक्टर हमें हर कंपनी में चाहिए। What would be your answer in case the company is a non-listed company and the board of directors decide not to have the woman director in its board? Yes, it may do so if the turnover and the paid up capital is within that limit. If it exceeds, then they have to appoint the woman director also. ठीक है. What would be your answer in case the company in question is not listed at any of the stock exchanges? ठीक है. The paid up share capital of the company is 50 करोड़. Paid up share capital कितना है? 50 करोड़. ठीक है. हम क्या देखते हैं? Listed paid up share capital more than equal to 100 crores and turnover more than equal to 300 crores, right? And the turnover of the company is 200 crores. Decide whether the company is mandatorily required to appoint women director? No, क्योंकि इस लिमिट के अंदर है। तो पहले तो हम सारे के सारे प्रोविजंस लिख देंगे कि कौन कौन सी कंपनी को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करने की ज़रूरत होती है, कौन सी कंपनी को रेसिडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की ज़रूरत होती है। इस प्रोविजन के बेस पे, क्योंकि ये एक लिस्टेड कंपनी है, इसको अपॉइंट करना पड़ेगा दोनों को। सेकेंड केस में ये नॉन लिस्टेड है तो इसको नहीं अपॉइंट करने की ज़रूरत है। थर्ड केस में ये विद इन द लिमिट है तो इसको नहीं अपॉइंट करने की ज़रूरत है। सिंपल। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर आंसर ऑल्सो। चलिए, वी कम बैक टू क्वेश्चन नंबर 2। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एज पर देयर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, किसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन? मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज 9। तो ये 3 कंपनी हमें दी हुई हैं। तीनों कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा लिखा है, एओए में लिखा है कि मैक्सिमम डायरेक्टर जो आप अपॉइंट कर सकते हो वो 9 कर सकते हो। हमारे एक्ट में क्या लिखा हुआ है? 15। ठीक है। पहली कंपनी है गुडहार्ट कंपनी लिमिटेड, दूसरी कंपनी है फ्रंटलाइन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड और तीसरी कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी। रिमेंबर द एक्सेप्शन। वो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर इंक्रीज, ये दोनों चीजें किस पे एप्लीकेबल नहीं होती है? गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी पे ये अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। और प्राइवेट कंपनी को कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलता, बाकी सारी कंपनीज पे अप्लाई होता है। ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते हैं कि ये कंपनी का नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को बढ़ा के 15 कर दे। दैट मीन्स दे वांट इट विद इन दिस लिमिट ओनली। तो क्या करना पड़ेगा उनको? पहले तो हमने प्रोविजन लिख दिया। ठीक है। इन द केस ऑफ फर्स्ट 2 कंपनीज मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है 15 डायरेक्टर्स, तो वो लोग इंक्रीज कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्योंकि उनके आर्टिकल्स में 9 की लिमिट दी हुई है, उनको क्या करना पड़ेगा? अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना पड़ेगा, बस। तो एक एसआर पास करिए, आर्टिकल्स को ऑल्टर कर दीजिए और बाकी आपको जैसे अपॉइंट करना है वैसे कर सकते हो। ठीक है। ये वर्ड अभी आपको समझ में नहीं आएंगे बाय सिंपली अपॉइंटिंग एडिशनल डायरेक्टर्स एट द बोर्ड जनरल मीटिंग। अच्छा, इट्स सिंपल लाइन ओनली, इट्स नॉट एग्जैक्टली दैट एडिशनल डायरेक्टर्स। मतलब आप और डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? प्रोसीजर जो फॉलो करना है, प्रोसीजर अभी हमें पता ही नहीं है कि क्या हम करते हैं, तो उसमें नहीं दिमाग लगाना है। गवर्नमेंट कंपनी के केस में एग्जेम्पशन मिला हुआ है कि अगर गवर्नमेंट कंपनी डिफॉल्ट नहीं करती है तो उस पर ये लिमिट अप्लाई नहीं होगी, राइट। तो गवर्नमेंट कंपनी तो बिना कुछ भी किए अपॉइंट कर सकती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं। सो इट कैन इंक्रीज एज मेनी डायरेक्टर्स एज दे
वांट टू। ठीक है, चलिए कमिंग बैक सेक्शन 149(1) हमने पढ़ा है और हमने सेक्शन 149(3) पढ़ा है, राइट। और इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट सेक्शंस आते हैं, सेक्शंस, आई एम नॉट सेइंग सेक्शन बट सेक्शंस, सेक्शन नंबर 149(4) से सेक्शन नंबर 149 सब सेक्शन 13 तक, ये सारे के सारे प्रोविजंस हमें एक डायरेक्टर के बारे में मिलते हैं विच इज़ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मैम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है, ये मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक तरीके के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी में एक अलग तरीके की नॉलेज, इनसाइट, विजन, ये सारी चीज़ें लेके आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें लेके आते हैं। तो बहुत कुछ है, हु कैन बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हु कांट बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के जो हमारे प्रोविजंस हैं ना, वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, दैट वी विल रीड लिटिल लेटर। ठीक है, हम अभी इसको नहीं पढ़ने वाले हैं बिकॉज इसमें काफ़ी डिटेल में आपको जाना होता है। तो ये लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द ऑडिटर्स एंड ऑल आर अपॉइंटेड, हाउ द डायरेक्टर्स एंड ऑल आर अपॉइंटेड, ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाए। एक डाउट जो बच्चों के मन में उठ रहा है, मैम सेक्शन 149 सब सेक्शन 2 कहाँ गया? सेक्शन 149 सब सेक्शन 2 में आइडियली कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, बहुत ही ऑब्सोलीट सा प्रोविजन है कि हर वो कंपनी जो एग्जिस्ट करती थी जब ये एक्ट आई, जब ये प्रोविजंस आए, तो उसके पास 1 साल का समय होता है इससे कंप्लाई करने के लिए। मतलब 1 साल के अंदर अंदर आप अपने मैक्सिमम डायरेक्टर, मिनिमम डायरेक्टर, ये सारी चीज़ें पूरा कर लीजिए। तो ये ही बस लिखा हुआ है, ठीक है, ये ही बस लिखा हुआ है विच इज़ इररेलेवेंट एज ऑफ नाउ एंड यू डोंट हैव टू स्टडी इट। ठीक है, सो ये हमारा सेक्शन नंबर 149 था। सेक्शन 149 की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था दैट वी कवर मिनिमम एंड मैक्सिमम डायरेक्टर्स, जो हमने कवर कर लिया। वुमेन डायरेक्टर हमने कवर कर लिया, रेसिडेंट डायरेक्टर हमने कवर कर लिया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम बाद में पढ़ेंगे, राइट। सो ये क्लास हमारा आज का यहीं पे ख़त्म होता है। वी हैव डन सम क्वेश्चंस आल्सो, आई होप यू हैव रिटन ऑल द 4 क्वेश्चंस वी हैव डन टिल नाउ, राइट। सो थैंक यू।